सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जी के क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी क्लासेस हैं वो ज्योग्राफी हम लोग आज कवर करा रहे हैं अभी हम कुछ दिनों से। ठीक है, 7th क्लास की ज्योग्राफी है और जो चैप्टर होने वाला है आज वो 5th चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो आज 5th चैप्टर जो है जल यानी वाटर बॉडीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से जो पानी की संरचना है वो किस तरीके से है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितना पानी उपलब्ध है और पानी का जो स्रोत है वो क्या है। ठीक है, किस तरीके से पानी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आज हम बात करने वाले। ठीक है, आप इससे पहले कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी क्लासेस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीजें जो है जानने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज की क्लास आपको पसंद आएगी। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो जल के बारे में बात करने वाले। ठीक है, जल का क्या महत्व है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो जल है यानी जो वाटर है, जो पानी है, वो पानी की जो जो जरूरत है वो सभी को है। ठीक है, बिना जल के, बिना वायु के कोई रह नहीं सकता। जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी वायु के बारे में, हमने वायु के बारे में जाना था। ठीक है, कि हवा जो है, हवा की क्या उपयोगिता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि हवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और हवा के बिना तो एक आप कह सकते हो कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक जीवित नहीं रहा जा सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से जल है, तो जल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हमें प्यास लगती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जल का उपयोग करते हैं, ना किसी रूप में हम लोग जल को जरूर ग्रहण करते हैं जिससे कि हमारी प्यास बुझ सके। ठीक है, तो इसीलिए जो वाटर है, तो वाटर जो है, वाटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल के बारे में सोचने पर हमें सबसे पहले क्या हमारे दिमाग में चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीजें आती हैं नदियां, ठीक है, जलप्रपात यानी झरने, ठीक है, वर्षा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो वर्षा होती है उसकी जो रिमझिम फुहारे होती हैं वो हमें याद आता है। ठीक है, आजकल दिल्ली में बारिश हो रही है तो आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है। ठीक है, तो ये भी जल के कारण ही है, क्योंकि हवा में नमी आती है, हवा चलती है और मौसम को ठंडा कर देती है ना। तो नल और एक जैसे नल का जल है, ठीक है, हमारे घरों में, घर घर में जो है नल का जो है जल आता है। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कि सूर्य ताप के कारण जल वाष्पित होकर कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, ऊपर चला जाता है जल, और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में, वायु वाली कक्षा में हमने बात की थी इसके बारे में। ठीक है, यहां से वर्षा जो है होती है ना, वो हिम अथवा आप कह सकते हो वृष्टि, आप कह सकते हो जो जैसे ओला वगैरह गिरता है ना, और जैसे वर्षा होती है, हिम के रूप में वर्षा जो है धरती पर दोबारा पहुंचती है और या समुद्र में जो है गिरती है, नदियों में गिरती है, ये पानी का रूप फिर से ग्रहण कर लेता है। तो ये जो चक्र है ना वो चलता रहता है। ठीक है, ये चक्र जो है चलता रहता है, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा ठीक से और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच जो चक्कर है वो लगाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। तो जल चक्र की कहानी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से जल चक्र ये बनता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि लवण जल जो होते हैं, लवण जल और अलवण जल। ठीक है, लवण जल और अलवण जल। तो अलवण जल क्या होते हैं, जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, ये साफ पानी होता है, ये पीने योग्य होता है। इसको थोड़ा सा साफ करके, थोड़ा सा आप इसको जो थोड़ा सा इसको हल्का सा मतलब प्योरीफाई करके, हल्का सा साफ करके आप इसको पी सकते हैं। ठीक है, ताकि जो छोटे मोटे कीटाणु या इस तरीके की जो चीजें होंगी उससे जो है बचा जा सकता है। और जो लवणीय जल होता है, जिसमें लवण होता है, तो ये नमक का रूप जैसे होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह इसमें होता है, जो खाने का जो नमक होता है इसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह मिला होता है। तो उसका क्या मतलब है, तो वो जो है वो पानी इतना नमकीन होता है कि वो पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो अलवण जल के क्या हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अलवण जल के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे नदी हो गए, ताल हो गए,
सोते होते हैं, हिमनद होते हैं, या छोटे मोटे जैसे आप कह सकते हो कि जैसे तालाब होते हैं ना, पोखर टाइप में होते हैं, इस तरीके से जो है लवण जल के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, लवण जल के उदाहरण क्या है, जैसे महासागर जिसमें बहुत ज्यादा जो है नमक होता है। ठीक है, उसको हम पी नहीं सकते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि कितना नमक होता है और क्यों जो है इसका इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो अधिकांश जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड, जैसे मैंने आपको बताया कि खाने में जो उपयोग किया जाने वाला जो नमक होता है वो इसमें होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो नदियां हैं, ठीक है, नदियां जो साफ पानी की नदियां हैं, वो कुछ देशों की हम बात करने वाले हैं। उस देशों में कौन कौन सी नदियां हैं जिसका इस्तेमाल पानी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ देश हैं, जैसे देशों की नदियां हम भारत से शुरुआत करते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी नदी आती है वो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो काफी मात्रा में जो है पानी का बहाव अपने साथ लेकर चलती है। ठीक है, ये साफ पानी की नदियां हैं जो ग्लेशियरों से निकलती हैं और हमें जो पानी प्रोवाइड कराती हैं, हमारे बहुत बड़े हिस्से को ये पानी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ऐसे ही चीन में हांगहो रिवर जो है, हांगहो रिवर चीन की रिवर है। ठीक है, अफ्रीका में बहने वाली जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो कौन सी है, नील नदी है, जो विश्व में जिसका नाम आता है, जो सबसे लंबी नदियों में इसका नाम आता है, तो वो है अफ्रीका में बहने वाली नदी है। उसके बाद नाइजर, अफ्रीका में नाइजर नदी भी बहती है। उसके अलावा कांगो नदी है वो भी बहती है। एक ऑरेंज नदी है वो भी बहती है। ठीक है, ऑरेंज नदी जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में बहती है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो साउथ वाला हिस्सा है, जो दक्षिण अफ्रीका वाला हिस्सा है, वहां पे ऑरेंज नदी बहती है। अच्छा, एक नाम ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की जो एक नदी है वो है डर्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और इसकी जो बहने की जो बहाव की जो चौड़ाई बहुत ज्यादा चौड़ाई है। ये सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है विश्व की। बहुत काफी ये जो है ना काफी मात्रा में पानी लेकर चलती है अपने साथ। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी है, यूरोप में दनूबी नदी है। तो इस तरीके से जो नदियां हैं वो हम देखते हैं कि किस तरीके से विश्व में ये पूरे विश्व को पानी प्रोवाइड कराती हैं। अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स है, अलग अलग जो महाद्वीप है, उन महाद्वीपों में ये नदियां जो है बहती हैं। इनका जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर ये इनमें से कोई भी नदी अगर सूख जाती है तो आपको समझ में आ जाएगी वो चीजें कि किस तरीके से पानी की जो किल्लत है, किस हिसाब से। अभी न्यूज में चल रही थी एक चीज की, इटली की एक नदी है। ठीक है, वो उसका जो पानी है वो 75% जो है करीब सूख चुका है। ठीक है, पानी 75% पानी उसका सूख गया, क्योंकि इतनी गर्मी थी। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कितने नुकसान हो रहे हैं, कितनी सारी परेशानियां हमको झेलनी पड़ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इसीलिए गवर्नमेंट विश्व स्तर पर जो है लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। ठीक है, चाहे वो भारत सरकार की आप बात करें या विश्व में किसी भी देश की बात करें, वो देश एक दूसरे को जागरूक करने में लगे पड़े हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाना चाहिए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई नदियों की बात। अब हम बात करने वाले हैं जल का वितरण किस तरीके से होता है। जल का वितरण का मतलब है कि किस तरीके से हम लोग जल का बंटवारा करते हैं, कि किस किस जगहों पर कितने हिसाब से जल जो है कितना प्राप्त हमें जल होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं जल का वितरण। ठीक है जी, जल का वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको पता है कि पृथ्वी की जो सतह है उसका जो सतह पर उसके 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। ठीक है, तो लोग जो फिर भी जो है जल की परेशानी से जूझते हैं। क्यों जूझते हैं? तो उसका कारण ये है कि जो ज्यादातर जल है वो समुद्र में है। ठीक है, और समुद्र का पानी जैसे पता है कि आपको नमकीन है, खारा पानी है ना, लवणीय पानी है, तो उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो कितना समुद्र में कितना पानी है? समुद्र तो 97.3% समुद्र में पानी मौजूद है। ठीक है, अगर हम बर्फ
छत्रक की बात करें तो बर्फ छत्रक में कितना पानी है, जैसे बर्फ जो जमी होती है ना, बर्फ छत्रक में कितना पानी है, तो 0.2% पानी आपको बर्फ छत्रक में मिल जाएगा। भूमिगत जल में कितना पानी है, भूमिगत जल, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं भूमिगत, वहां पे भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं। तो भूमिगत जल में कितना पानी है, तो भूमिगत जल में 0.68% भूमिगत जल में पानी है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी का स्तर जो है किस तरीके का है, 0.68% है, लेकिन ज्यादातर जो हिस्से हैं वो पानी के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भर करते हैं। झीलों का जो अलवणीय जल है वो कितना है, तो झीलों में है 0.009%। कहां है ये, झीलों में, ठीक है, इतना पानी झीलों में है। ठीक है, उसके बाद जो आप देखोगे जो स्थलीय समुद्र और जो नमकीन जो झीलें हैं उसमें कितना पानी है, उसमें भी लगभग 0.0009% उसमें भी पानी है। जो आप कह सकते हो किसको, जो नमकीन जो झीलें हैं, नमकीन झीलों के नमकीन झीलें जो समुद्र से लगी हुई हैं उसमें भी इतना आपको पानी मिल जाएगा। वायुमंडल में कितना पानी है, वायुमंडल में जो है 0.019% पानी आपको मिलेगा वायुमंडल में। ठीक है, ये शायद एक जीरो ज्यादा है इसमें, ये है, हाँ, 0.0019% पानी आपको मिलेगा। ठीक है, और नदियों की अगर बात करें तो नदियों में कितना पानी है, देखिए गंगा नदी कितनी लंबी नदी है ना, गंगा नदी कितनी लंबी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कितनी बड़ी नदी है, कितने बड़े एरिया को कवर करती है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि पानी कितना है, तो 0.001। ठीक है, एक और जीरो है इसमें, 0.0001% यही पानी है इसमें। बस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 0.00 है ना, किस तरीके से पानी है। इससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर, ये जो है ये दिए हुए एनसीईआरटी के पैटर्न पर जो ये इसके आंसर्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका टोटल जो होता है, ये जो आप इसको जोड़ लेना 100% होगा। ठीक है, जो इसका जो जल का वितरण है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि जल बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है, जल, जैसे आपको पता है कि बहुमूल्य संसाधन, हम लोगों ने बात की किस तरीके से लापरवाही के कारण जो ये जो जल है वो बर्बाद होता है, और इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं लवणता के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लवणता होती है, लवणता क्या है, यानी लवणता का मतलब होता है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा। ठीक है, 1000 ग्राम में मौजूद जो 1000 ग्राम जो जल होता है उसमें मौजूद नमक की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। तो जो महासागरीय लवणता है, औसतन जो है वो इसका 35वां भाग है, यानी 1000 ग्राम में 35वां भाग, 1000 ग्राम जल में 35वां भाग लवणता है। ठीक है जी, इतना हिस्सा जो है, 35वां हिस्सा जो है उसका नमक का है। ठीक है, अगर हम बात करें इजराइल की, इजराइल का जो मृत सागर है, मृत सागर में जो ये जो लवणता की बात की ना 35वां भाग है, तो वहां पर कितना भाग है, तो वहां पर 340 ग्राम जो प्रति लीटर लवणता होती है वहां पे मापी गई है। कितना, 340 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसने लवणता मापी गई है। अच्छा, तैराक यहाँ प्लव कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका पानी जो इसका घनत्व है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नमक की जो अधिकता के कारण जो सघन इसको बना देती है, जो इजराइल का जो मृत सागर है। ठीक है, तो उसमें आराम से जो तैराक होते हैं ना वो आराम से प्लव जो है कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 22 मार्च को क्या है, एक खास दिन है।
22 मार्च को खास दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जल दिवस क्यों मनाया जाता है, कोई भी दिन क्यों मनाया जाता है, कोई भी दिन इसलिए मनाया जाता है उस दिन के बारे में जागरूक, उस चीज पर्टिकुलर चीज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो जल संरक्षण की जो विभिन्न जो विधियां हैं वो उसके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को जो है जल दिवस जो है मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाए जाने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि लोगों को उसके बारे में जागरूक करना। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे खास दिन है जो मनाए जाते हैं, ठीक है, लोगों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये सब चीजें मनाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि महासागरीय संरचना कैसी है, ठीक है, महासागरीय संरचना। महासागरीय संरचना कैसी है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग देखते हैं आपकी कई जगह हम लोग जाते हैं घूमने के लिए जहाँ पे समुद्र तट होता है। समुद्र तट पे जाना हमें बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ताल पे जाते हैं, झीलों पे जाते हैं, सुंदर जगहों पे जाते हैं घूमने के लिए। आपको पता है कि समुद्र हमेशा गतिमान रहता है, ठीक है। महासागरों की जो गतियां हैं वो इस प्रकार की आप कह सकते हैं कि वर्गीकृत जो की गई हैं, जैसे किस तरीके से, जैसे तरंगे हो गई, ज्वार भाटा हो गया, धाराएं हो गई, उसमें जो है विभाजित की जाती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे तरंगों के बारे में। तरंगे क्या होती हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे। तरंगे क्या होती हैं, तरंगों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तरंगे क्या होती हैं, तो तरंगे जो होती हैं वो महासागरीय सतह पर जल जो है लगातार उठता रहता है ना, और गिरता रहता है, तो इन्हें जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, ये इस तरीके की तरंगे उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। तरंगे उत्पन्न होने का कारण, सबसे बड़ा कारण है वायु, हवा यानी पवन, ठीक है। तो जो पवन होती है, पवन की जितनी तेज होगी ना वो तरंगे उतनी ज्यादा तेज होती है। तो तरंगों का कारण क्या होता है, तो ये होती है पवने, पवने यानी हवा, एयर, ठीक है जी। ये इसका जो है कारण होता है, तरंगों का कारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुनामी के बारे में। जैसा आपको पता है कि 2004 में भारत में जैसे 25 दिसंबर 2004, शायद 25 दिसंबर 2004 की डेट है, तो इस दिन जो है सुनामी आई थी। तो सुनामी का कारण क्या होता है, सुनामी का कारण हो सकता है भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, जल के नीचे भूस्खलन हो सकता है, जिसके कारण जो है महासागरीय जो जल होता है अत्यधिक विस्थापित होता है, और इसके कारण, इसका परिणाम स्वरूप जो है 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी जो शब्द है वो जापानी शब्द है, ठीक है। सुनामी जो शब्द है वो जापानी शब्द है। आप कह सकते हो कि ये जो जापान से जो है इस शब्द को लिया गया है, ठीक है। तो 2004 में सुनामी जो लहरें थी वो आई थी, और आपको जान के हैरानी होगी कि जो तरंगे थी उसकी जो आप कह सकते जो गति थी ना वो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास थी, 700 किलोमीटर पर आवर। आप समझ सकते हैं कि जब हवा 100, 150, 200 किलोमीटर के हिसाब से जब चलती है तो आप देखते हो घर उड़ा देती है। तो जब 700 किलोमीटर की स्पीड से, यानी एक विमान, जो विमान चलता है ना 700, 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, इतनी तेज उसकी जो लहरें थी, तो आप समझ सकते हैं कुछ भी बचना जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है ऐसे में, ठीक है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे बचने का एक ही उपाय है। इससे पहले जो है जो आप कह सकते हो कि देखिए इंडिया में तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं बना है कि कोई टेक्निक नहीं बनी है कि जिसके बारे में से पता लगाया जा सकता है, भूकंप के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन इससे बचने का एक तरीका ये हो सकता है कि जब सुनामी आनी होती है ना तो समुद्र एकदम शांत हो जाता है, ठीक है। 2004 में सुनामी के बाद जो अंडमान निकोबार का जो द्वीप था ना वो द्वीप समूह जो था उसका जो इंदिरा पॉइंट आप कह सकते हो, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को जो है ये सुनामी आई थी। और हिंद महासागर में सुनामी की जो जो तरंगे हैं, या पोताश्रय तरंगे इनको कह सकते हैं। पोताश्रय तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आने से जो पोताश्रय होते हैं वो डूब जाते हैं, ठीक है। तरंगों का जो
जो विनाश का कारण ये तरंगे बनी थी, ये भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर जो है देखा जाता है। ठीक है, भूकंप की जो तीव्रता जो थी वो 9 रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी, 9.0 थी। आप समझ सकते हैं कि 7 की तीव्रता का जो भूकंप आता है तो जो बहुत उच्च सीमा का माना जाता है, जो 7 तीव्रता रिक्टर पैमाने में जो माना जाता है वो बहुत ही उच्च सीमा का माना जाता है। ठीक है, तो ये 9 रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता का भूकंप था जिसकी वजह से जो आया था। ठीक है, जो भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। ठीक है, यह सुनामी जो थी जैसे मैंने बताया 700 किलोमीटर के आसपास, तो ये लगभग 700 किलोमीटर से कहीं जो थोड़ी सी ज्यादा गति की जो लहरें थी वो आया था। इसमें लगभग 10,000 लोग, मोटा मोटा मान के चले अंदाजन लगभग 10,000 लोग के आसपास मारे गए थे। ठीक है, 1 लाख से अधिक लोग जो इसमें प्रभावित हुए थे, और भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार के लोग जो है इसमें प्रभावित हुए थे। हम देखते हैं कि जब कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि लोग समुद्र के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो सबसे बड़ा गुनाह करते हैं उस टाइम, जब उनको लगे कि कुछ अजीब हो रहा है या उनको लगे कि एकदम से पानी जो है ना एकदम से कम हो रहा है समुद्र में, तो उनको वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये जागरूकता की कमी है। अगर लोग जागरूक होंगे तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वो भीड़ लगा देते हैं और भीड़ लगा के देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सड़क पे हम लोग चलते हैं और देखने वालों की तादाद होती है, बाई चांस अगर कोई बाइक से गिर गया या कोई किसी भी तरीके का कोई हादसा हो जाता है तो लोग भीड़ लगा के देखने वाले ज्यादा होते हैं, हेल्प कराने वाले तो कम होते हैं, भीड़ लगा के देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं। पता चले कि जो सांस लेने में भी, मतलब सांस लेने में इंसान चाह रहा हो तो उनकी गर्मी की वजह से सांस लेना भी बंद कर दे, है ना, और कुछ उम्मीद भी बची है तो वो उम्मीद भी खत्म हो जाए, है ना। तो इस तरीके से लोग हरकतें कई बार करते हैं, वो जागरूकता की कमी है। ठीक है, लोगों को जागरूक होना चाहिए, अगर लगे कि कुछ अजीब चीजें हो रही तो वहां से हट जाओ तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यही कारण था कि सुनामी आने से पहले जो 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 जलीय आप कह सकते जो तटीय जो जल है ना वो तेजी से कम होने लग जाता है और लोग वहां एकदम से खड़े होकर देखने लगे, यही कारण बना उनकी मौत का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में बात करते हैं। ज्वार भाटा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना आप कह सकते हैं ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। ठीक है, जब जो जल होता है वो सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जो जल होता है तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण जो सूर्य होता है और चंद्रमा, इसके जो शक्तिशाली जो उसके गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसके कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। ठीक है, जिसे हम बृहद ज्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बृहद ज्वार। तो बृहद ज्वार, अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि बृहद ज्वार कब आता है, तो बृहद ज्वार आता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्च ज्वार जो आता है, वो उच्च ज्वार किस तरीके से हमारी सहायता करता है। तो ये नौ संचालन में हमारी सहायता कर सकता है। ये जल जो स्तर को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, उच्च ज्वार जो है मछली पकड़ने में भी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि उच्च ज्वार में जो मछलियां होती हैं वो क्या होती हैं कि मछलियां जो है वो समुद्र के जो है किनारे आ जाती हैं और वो जो आप देखोगे कि किस तरीके से जो है उसको उनको पकड़ने में जो मत्स्य पकड़ने वाले जो लोग होते हैं उनको पकड़ने में किस तरीके से आसानी हो जाती है। उनको गहराई तक नहीं जाना पड़ता समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने में भी जो लहरें होती है हमारी, जैसे आपको पता है ना कि विद्युत उत्पन्न करने में भी जो लहरें होती है हमारी मदद करती हैं। ठीक है, महासागरीय धाराओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? महासागरीय धाराओं के बारे में।
महासागरीय धाराओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशाओं में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। ये गर्म व ठंडी धाराएं हो सकती हैं। गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, वह ध्रुवों की ओर जो है जो प्रवाहित होती हैं। अगर हम बात करें ठंडी धाराओं की, तो वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। इनका फायदा क्या होता है? ठीक है, अब जैसे हम ठंडी जलधारा के बारे में बात करें तो ठंडी जलधारा जो होती है वो लेब्राडोर नाम की जो ठंडी जलधारा जो होती है, शीत जलधारा जिसको हम बोलते हैं। और ऐसे ही गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो गर्म जलधारा मानी जाती है। ठीक, गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से जो स्थलीय जो सतह है वो तापमान जो है उसका स्थलीय सतह का जो तापमान होता है गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जो जलधाराएं हैं वो मिलती हैं, वहां पे जो है विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन जो क्षेत्र होता है वो माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मछलियां वहीं पे मिलती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि ऑप्शन आपको दे देगा 4 और उसमें से एक ये भी डाल देगा कि जो गर्म और जो ठंडी जलधारा का जो जिस जगह पर मिलन होता है वहां पे क्या मत्स्य पालन जो है मत्स्य जो मछलियों का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जापान के आसपास का इलाका जो है वो जो इलाका इंपॉर्टेंट है, और जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट के आसपास का जो इलाका है वो इलाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 इलाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा जो आज का चैप्टर था वो जल था। इसमें आज इतना ही हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है जो हम नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को रोक के आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप जो टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे जाके आप उसको जो है आप उसको पीडीएफ जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब हमारी जो है वो @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से हम लोग यूट्यूब की जो क्लास है वो चलाते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए। आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें काम करने में और ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर आज होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।